Hello guys, welcome to my channel English Literature with Divi. So today we will discuss one answer of poetry which is paper 1 of English Literature second semester. If you like this video, do like, subscribe and share this video. So let's get started. Today we will discuss the critical appreciation of Ulysses. We will discuss the critical appreciation of Ulysses. Okay. So I have already told you in my previous videos that if we will give any answer, we will start with its introduction. If you will write any answer in points, it will help us to give a good marks. So we will start with its introduction. Ulysses is a poem in blank verse. Ulysses एक पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में दी गई है. ब्लैंक वर्स मीन्स पोइट्री डेट हैज़ अ रेगुलर रिदम. पोइट्री ऐसी पोइट्री जिसमें रेगुलर रिदम होती है बट हुज लाइन्स डू नॉट एंड विद द सेम साउंड. लेकिन जो उसकी लाइन होती है वो सेम साउंड से एंड नहीं होती है. यूलिसेस इज अ पोएम इन ब्लैंक वर्स जो ब्लैंक वर्स में दी गई है. किसने दी है? विक्टोरियन पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका बर्थ था 1809 से लेके 1892. ही डाइड. Written in 1833. Ulysses is written in 1833 and published in 1842. So Ulysses is, we will write from here. Ulysses एक पोएम है जो ब्लैंक वर्स में है. विक्टोरियन पोइट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है. Written in 1833 और पब्लिश हुई थी 1842 में. In his well received second volume of poetry. The character of Ulysses in Greek Odysseus, जो ग्रीक जो मतलब पहले जो एक डिस्कवर हुई थी, मतलब जो एक पोएम थी वो इडीसिस थी, ग्रीक की, उस पर बनी है. जो कैरेक्टर यूलिसेस है वो ग्रीक इडीसिस का है. हैज़ बीन एक्सप्लोर्ड वाइडली इन लिटरेचर. बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया था लिटरेचर में. द एडवेंचर्स ऑफ इडीसिस वर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन होमर्स इलियड. जो एडवेंचर्स थे इडीसिस के वो पहले रिकॉर्ड किए गए थे होमर्स की, जो बहुत फेमस थी इलियड एंड इडीसी 800 to 700 BC के अराउंड. एंड टेनिसन draws on Homer's narrative in the poem. Then we will write second point, that is dramatic monologue. You can also write, change its point into poetic style of Ulysses. You can also write poetic style of Ulysses or dramatic monologue as you all wish. Then the poem is written in dramatic monologue. जो ये जो poem थी dramatic monologue में लिखी गई थी. What is dramatic monologue? इट मीन्स इट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल स्पीकर. एक सिंगल स्पीकर होता है जो एड्रेस करता है उसकी ऑडियंस को टाइम टू टाइम. टेनिसन हैज़ रिटन दिस पोएम इन आयम्बिक पेंटामीटर. टेनिसन ने ये पोएम लिखी थी आयम्बिक पेंटामीटर में. ब्लैंक वर्स इज पिस्ड इन अ टोन ऑफ ऑटर रिटोरिक. जो ब्लैंक वर्स थी किस टोन में थी? ऑटर रिटोरिक. सेंटेंशियस एंड वेटी. द स्टाइल इज हेल्ड बाय द क्लासिकल स्पिरिट. And there are echoes of classical phrases. Now and then imagination is indicated. Then third point is setting of Ulysses. कहाँ पे रखी गई थी सेटिंग? The Victorian period was an age full of malice and unemployment. जो विक्टोरियन पीरियड था वो कैसा था? पूरा अनएम्प्लॉयमेंट थी, किसी के पास कुछ काम नहीं था. क्यों? ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स इन द वर्कफोर्स में क्या हुआ था? मशीन्स वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई थी. तो टेनिसन फॉल्स बैक इन हिज ड्यूटी टू एड्रेस द सोसाइटी. तो उनको टेनिसन को रियलाइज़ हुआ कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमें एड्रेस करना चाहिए सोसाइटी को, कि वो होप लूज़ ना करे. नॉट टू लूज़ होप विद द चेंजिंग टाइम्स. जो टाइम बदल रहा है उसके साथ होप लूज़ ना करें. गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ लीजेंडरी ग्रीक किंग नेम्ड इडीसिस. और उन्होंने क्या किया? एक एग्जाम्पल दिया. लीजेंडरी किंग थे जिनका नेम क्या था? इडीसिस, जैसे हमने लिखा था. हु रूल्ड इथाका. जिन्होंने क्या किया था? इथाका को रूल किया था. एंड वॉज द एंशिएंट हीरो ऑफ दंतीस इन्फर्नो. और जो एंशिएंट हीरो थे कहाँ के? दंतीस इन्फर्नो के. द पोइट इज लाइकली टू इन्वॉल्व द So the poet is likely to involve from the classics to educate the society of 19th century. उन्होंने कुछ क्लासिक्स से इम्पॉर्टेंट मटेरियल उठाया, इडीसिस का एग्जाम्पल दिया. एजुकेट करने के लिए सोसाइटी 19th सेंचुरी की है. जो टू स्ट्राइक, टू सीक एंड टू यील्ड, कि हमें लड़ना नहीं, मतलब हारना नहीं है, हमें डटे रहना है. टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिफॉर्मेशन. जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और रिफॉर्मेशन हो रही है हमें इससे डील करना है. देन नेक्स्ट इज कैरेक्टर.
The poem aims at presenting the character of a man of action. जो poem का aim है, उनका aim क्या था? Present करना character of a man of action. The most dominant interest in the poem is the human interest. The poem places before us as a soul that can't rest. हमारे सामने एक ऐसा सोल प्रेजेंट किया गया है जो रेस्ट नहीं करता है. whom the unknown always allures to action, जो हमेशा एक्शन करता रहता है, एडवेंचर्स पसंद है जिसको. Ulysses is a tireless wanderer imbued with the spirit of intense curiosity which marked the period of Renaissance. और उसको हमेशा बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कुछ काम करने की. He is the man of action. He reminds of some of the great Elizabethan heroes like डेक एंड हॉकिंस. ये रिमाइंड कराता है हमें कुछ एलिजाबेथन हीरोज़ की, जैसे डेक एंड हॉकिंस हैं. ही इज़ फिल्ड विद वॉन्डर, थ्रस्ट एंड हंगर फॉर न्यू एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. जो कि हमेशा वॉन्डर, थ्रस्ट, प्यास, भूख प्यास से भरे रहते हैं एडवेंचर्स के लिए, नए नए एक्सपीरियंस करने के लिए, नए नए नॉलेज गेन करने के लिए. ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. उसको पूरी मिस्ट्रीज जो यूनिवर्स की वो एक्सप्लोर करनी थी. एंड एनेक्स टू हिज किंगडम न्यू रीजन्स ऑफ थॉट, फिलोसफी एंड साइंस. अपने किंगडम में नए नए थॉट्स, फिलोसफी, साइंस को डिस्कवर करना था. ही इन फैक्ट सिम्बलाइजेज इन हिज कैरेक्टर. वो अपने कैरेक्टर में क्या सिम्बलाइज करता है? द मॉडर्न पैशन ऑफ नॉलेज. ही इज़ नॉट कंटेंट सेटिस्फाइड विद द पास्ट एक्सपीरियंस. वो सेटिस्फाइड नहीं था अपने पास्ट एक्सपीरियंस से. दो रिच एंड वैरिड दे मे बी, भले ही वो रिच हो चाहे बहुत ज़्यादा वैरिड हो. ही डज़ नॉट वॉन्ट टू पॉज. उसको पॉज नहीं होना था. टू क्राई हॉल्ट और टू मेक एन एंड, और उसको ऐसी एंड नहीं करनी थी. फॉर टू डू सो वुड अमाउंट रस्टिंग अनबर्निश्ड. उनका मतलब था रस्टिंग अनबर्निश्ड मतलब होता है कि जैसे कोई आयरन है अगर, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई तलवार है, अगर वो अनयूज रहेगी, यूज़ नहीं होगा उसमें, तो उसमें क्या होती है? रस्ट हो जाएगी, जंग लग सकती है. और अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो वो शाइन करती रहेगी. इसलिए लिखा है रस्टिंग अनबर्निश्ड. His motive is to strive, to seek, to find and not to yield. Then fifth point is atmosphere. As a dramatic lyric, the poem occupies a very high place among the poem of Tennyson. As a dramatic lyric, the poem occupy करती है बहुत ज़्यादा high place जितनी भी poem की Tennyson की poem है उसमें. The poem would have lost much of its charm if it had been written in the third person. पोएम अपना चार्म लूज़ कर लेती है अगर वो थर्ड पर्सन पे लिखी होती. एज इट इज़ इट सक्सीड्स एडमायरेबल नॉट ओनली इन द पोर्ट्रियल ऑफ द कैरेक्टर. ये सक्सीड हुई है सिर्फ कैरेक्टर पोर्ट्रियल में अकेले नहीं, बट ऑल्सो इन डिपिक्टिंग द एटमॉस्फेयर. लेकिन एटमॉस्फेयर को डिपिक्ट करने में भी. द एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम इज़ नॉट ऑफ ब्रिस्कनेस. द वेरी लाइन प्रोहिबिट्स द indulgence of a person in physical or intellectual laziness. They sound in trumpet notes to call to action. They compel a man to be up and doing, to strive, to seek and to go from one triumph to another. The next point is the style of the poem. Tennyson poem Ulysses is remarkable illustration of Tennyson power of selecting the most suggestive and appropriate words. जो स्टाइल है टेनिसन की, उसमें हम उसके वर्ड्स का सजेशन कैसे लिखेंगे या उसकी स्टाइल कैसी थी ये लिखेंगे. तो टेनिसन की पोएम यूलिसेस बहुत ज़्यादा रिमार्केबल, बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन दी है. टेनिसन की पावर बताई गई है कि उसने कितने अच्छे अप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल किया, सजेस्टिव वर्ड्स का एंड एपिथेट्स का, which gives to his diction an impression of invariability of language. This is the hallmark of Tennyson poetic art. The next point is tone of Ulysses. In the first stanza, the speaker denotes to no one but himself. First stanza में speaker denote किसको कर रहा है? No one but himself, खुद को. As he secretly laments the possession of the kingdom and his wife who falls under his disapproval. Then in the second stanza he introduces his son. वो second stanza में क्या कर रहे हैं? अपने Telemachus जो उसका बेटा है उसको introduce करा रहे हैं to the readers, trying to justify करना चाहता है उसकी ability while shadowing his wish to be freed away from his responsibilities. In the third and last stanza he has the vigor to proceed and settlement with death that has given him the courage
to go abound with the knowledge of humans. The next 8 point is subjective note. The poem expressed the insatiable thirst of human soul for knowledge. ये क्या दिखा रहा है? insatiable जो trust है, भूख है knowledge की human soul में, वो दिखा रहा है, प्यास है. It was the spirit of Italian Renaissance that made modern Europe what it is today. Then the last but not the least is the message of the poem. The poem has a message for all time. According to Ulysses, activity means life and inactivity means death. जो यूलिसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मैसेज है पोएम का, मतलब ये हमेशा मैसेज देता है हमें यूलिसिस से कि यूलिसिस के अकॉर्डिंग एक्टिविटी का मतलब होता है लाइफ और इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ. अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं इट मीन्स इट इज़ लाइफ, एंड हम कुछ आइडल हैं तो इट मीन्स डेथ. ही वॉन्ट्स अ लाइफ ऑफ एक्टिविटी. उसको कैसी लाइफ चाहिए थी? एक्टिविटी वाली. देयर इज़ नो सेंस इन आइडलिंग अवे लाइफ. कोई मतलब नहीं है अगर हम खाली टाइम ऐसी वेस्ट कर रहे हैं आइडल रह के. द सेकेंड, द स्वॉर्ड मीन्स तलवार. द स्वॉर्ड गेट्स रस्टी इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड. जो तलवार होती है वो रस्टी हो जाती है, उसमें जंग लग जाती है अगर वो यूज़ नहीं होती है तो. सो लॉन्ग एज इट इज़ इन यूज़ इट ऑलवेज शाइन. अगर वो यूज़ होते रहती तो इट ऑलवेज शाइन्स. इन द सेम वे मैन बिकम यूजलेस. इसी तरह मैन भी यूजलेस हो जाता है और डल हो जाता है इफ़ ही गिव्स अप एक्टिविटी. अगर वो एक्टिविटी को ही गिव अप कर ले तो. यूलिसिस सेज दैट मेयर ब्रीदिंग इज़ नॉट लाइफ. सिर्फ सांस लेना ही लाइफ नहीं है. लाइफ इज़ समथिंग मोर देन दैट. लाइफ उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है. अ मैन शुड ट्राई टू इनरिच हिज नॉलेज. हमेशा इंसान को अपना नॉलेज इनरिच करते रहना चाहिए, बढ़ाना चाहिए. एंड एक्सपीरियंस, और हमेशा एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए. एंड शुड बी इंगेज इन द टास्क अप टू द एंड ऑफ हिज लाइफ. एंड ऑफ हिज लाइफ के एंड तक किसी न किसी टास्क में इंगेज होना चाहिए. आई होप दिस वीडियो विल प्रूव हेल्पफुल फॉर यू ऑल, and these notes are will also prove helpful for you all. Thanks for watching. Do like, subscribe and share my video. Thanks for watching.